कल हमने देखा था डेटा टाइप के बारे में। 8 डेटा टाइप होते हैं। उनको सभी को प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है, जो इंट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, बूलियन, बाइट, कैर, इन सबको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है। और सभी का रेंज भी डिसाइड है। इंट 4 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, और फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, कैर 2 बाइट, बुलियन 1 बिट, और लॉन्ग 8 बाइट, और बाइट 1 बाइट। मतलब इसी तरह सबका रेंज भी डिसाइड है। और हमने कल एक फार्मूला भी बताया था कि कैसे मतलब रेंज निकाला जाता है। ये देखो, ये मिनिमम मतलब मिनिमम रेंज, और ये मैक्सिमम रेंज के लिए -2n-1। ये जो n था, ये n क्या था? नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स। अगर हमें डबल का निकालना है तो डबल का साइज, जो उसका टाइप, डेटा टाइप होता है रेंज लेने का, मतलब मेमोरी में जो जगह लेता है, लॉन्ग का 8 बाइट होता है, और उस 8 बाइट को हमें बीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब 8 इंटू 8 64 बिट, और उसी 64 बिट को मैं यहाँ -2 की पावर 64 -1 करूँगा तो हो जाएगा -2 की पावर 63। उसको मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा वो मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू माइनस नहीं, 2 की पावर n-1, मतलब कि 64 -1 63, और -1, तो आएगा 2 की पावर 63। उसको कैलकुलेट करने के बाद उसमें से -1 हमें करना है, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। लॉन्ग का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि एक बार अगर कोई वैल्यू डिक्लेयर हो चुकी है तो उसे दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया क्लास। हमें कोड करना है तो हमें इसके लिए मेथड्स यहाँ बनाने पड़ेंगे। ये लाइन हो गई हमारी असाइनमेंट की। हमने एक ही लाइन में क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया। तो इस लाइन को बोलते हैं असाइनमेंट। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इंट num1 इस तरह से लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या किया हमने, वेरिएबल को सिर्फ अभी डिक्लेयर किया है, अभी इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। डिक्लेरेशन। और अगर इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये हो गया इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन हो गया, स्पेलिंग देख लेना। मतलब ये हो गया इनिशियलाइज का। देखो, पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। अगर मैं देखो वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में करूं और वैल्यू
अगर इस वेरिएबल में मैं वैल्यू पहले दे देता हूँ, और हमने देखो वेरिएबल हमने क्या किया, वैल्यू पहले ही दे दिया और डिक्लेयर बाद में किया है, तो ये गलत है। हमें पहले क्या करना होगा, डिक्लेरेशन। हमें पहले वेरिएबल को बताना पड़ेगा उसका डेटा टाइप के बारे में कि वो किस डेटा टाइप का है, क्योंकि देखो जब हमारा कोड चलेगा तो ये मेन मेथड ये इस पहले लाइन को पहले रीड करेगा, तो इस लाइन में क्या पाएगा वो num इक्वल टू 78, वो इस बात को समझेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है उसे नहीं, ये नहीं पता है। पहले क्या होना चाहिए, ये लाइन ऊपर होनी चाहिए। मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू पहले डिक्लेयर होनी चाहिए। जैसे कि अब देखो अब क्या हो गया, पहले उसे डिक्लेरेशन पता है कि ये num क्या है, num का डेटा टाइप इंटीजर है। अब इसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और हमने ये भी बताया था कि एक वेरिएबल में आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने num इक्वल टू 78 दिया, फिर हमें ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और एक ही वेरिएबल को हम 2 बार डिक्लेयर नहीं करेंगे। जैसे इंट num दिया, फिर अभी हमने सेकेंड लाइन में अगर बाइट, फिर से हमने वही वेरिएबल चूज़ किया और इसमें वैल्यू दे दिए इस तरह से, तो ये एरर देगा, क्योंकि एक बार आपने बता दिया है कि num इक्वल टू num का वेरिएबल है वो इंटीजर है, तो आपको अब उसे दोबारा नहीं बताना है कि num इक्वल टू बाइट है, क्योंकि एक बार हम उसे बता चुके हैं num का डेटा टाइप क्या है, हमने दे दिया है इंट, और फिर हम अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, उसी नंबर को फिर से हम चेंज कर रहे हैं बाइट। अगर आपको ये करना है तो आपको ये वेरिएबल नेम दूसरा देना पड़ेगा। तो ये हो गया कुछ डेटा टाइप के बारे में। और जैसे क्या होता है कि अगर हमें 2 नंबर को सम करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये भी देख लो। मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर मैं num को पास कर देता हूँ, नहीं कर है, अगर इस लाइन के अंदर ये क्या है प्रिंट करेगा, और इसमें जो मैं वेरिएबल पास किया हूँ जो हमने system.out.println लिखा है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया है, और उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। हमने दिया है num में वैल्यू पड़ा है 155, मतलब 1555। और हमने ये भी बताया था कि हमारा जो सिस्टम होता है वो ये नंबर नहीं समझता, जो हम नंबर देते हैं वो भी थोड़ा टाइम लगे, फैन चला था थोड़ा टाइम लगे। तो मतलब ये क्या हुआ कि जो भी हम नंबर इसमें पास करते हैं, ये इसको, जैसे ये 1500 हमने पास किया, तो ये पहले इस नंबर को बाइनरी में चेंज करता है। जो हमने दे दिया है ना इंट num इक्वल टू 1555, इस नंबर को वो क्या करेगा, पहले बाइनरी में चेंज करता है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ वो बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। तो देखो इस लाइन में अगर मैं system.out.println करता हूँ और हमने क्या दिया num में जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा देखो ये सब वैल्यू प्रिंट हो रही है, और ये इस हमारे प्रोग्राम में अभी हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
देखो आउटपुट में क्या दिया है 45 65 100 और हमें क्या किया है यहाँ पे हमने एक लाइन दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, इसके अंदर कुछ नहीं है और फिर इसमें क्या है नम की वैल्यू इतनी है, इतना प्रिंट होना चाहिए था। मेन मेथड नहीं है इसमें। हाँ इसमें देखो मेन मेथड नहीं है और क्या कर रहा है ये जो प्रिंट कर रहा है जो हमने पहले हाँ लास्ट टाइम जो हमने क्लास को रन किया था वही उसी क्लास को वो बाय डिफ़ॉल्ट रन कर देता है। मेन मेथड और मेन मेथड में मुझे इस मेथड को कॉल करना है। तो अगर एक ही क्लास के अंदर की बात है तो हम डायरेक्ट उसका मेथड का नाम लिखकर कॉल कर सकते हैं। ये क्या हुआ 1555 प्रिंट हुआ। तो इसके साथ भी हम देखते हैं ये सिस्टम डॉट हमने प्रिंट लिखा और इसमें हम देते हैं num1। देखो ये लाइन पे एरर दिया क्योंकि हमने अभी इस वैल्यू को डिक्लेयर सिर्फ किया है, इसमें कोई वैल्यू अभी इनिशियलाइज नहीं किया है और जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर इंट num1 है इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, अपने मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके पास कोई नहीं होती। तो और जब इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो ये क्या करेगा, पहले बोलेगा कि इस यूज़ करने से पहले देखो हमने यहाँ क्या क्या प्रिंट किया तो ये बोल रहा है कि इनिशियलाइज करो, क्योंकि अगर भाई इसमें अगर कुछ जो वैल्यू होगा उसको मैं प्रिंट करूँगा, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं प्रिंट क्या करूँ। तो हमें मतलब कि वेरिएबल यूज करने से पहले उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ तो देखो अब एरर नहीं देगा कि हाँ कि अब इसमें वैल्यू है, मैं उसको प्रिंट कर दूँगा। और ये सब जो हमने एक मेथड के अंदर जैसे देखो इंट हमने num1 लिखा यहाँ पे 787 हो गया। अगर मैं मेन मेथड में इसको करता हूँ और num करता हूँ तो यहाँ पे क्या किया एरर दे रहा है। भाई ऐसे हमने यहाँ भी किया है, ये लाइन में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमने इसके अंदर वेरिएबल पास किया और यही सेम लाइन हमने यहाँ भी लिखा है। यहाँ पे तो एरर नहीं दिया लेकिन यहाँ पर एरर दे रहा है मेन मेथड में जब हमने लिख दिया। तो इसका रीज़न क्या है कि एक मेथड के अंदर देखो इस मेथड का स्कोप कहाँ तक है, यहाँ से इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज है। तो इसके अंदर जितना भी हम मेथड्स बनाते हैं उसका स्कोप सिर्फ इसी मेथड तक होगा। अगर एक मेथड के अंदर हमने यहाँ पे इंट num1 इक्वल टू 787 दिया है तो इसका स्कोप सिर्फ इसी मेथड के अंदर तक है। इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो इसी हमने num1 को जो इस num1 को था हमने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन क्या अब देखो एक कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम चले गए यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया तो ये एरर दे दिया। और एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये और इसे क्या बोलते हैं, एक मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं क्रिएट किया है हमने, इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या मतलब है, इसका स्कोप सिर्फ इसी मेथड तक है, इस मेथड के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। ये जो डेटा टाइप है ये इस मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं इन वेरिएबल्स को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एक मतलब किसी भी मेथड के अंदर अगर मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा तो उन वेरिएबल्स को बोला जाएगा लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। और इसी के लिए जब हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया था, डायरेक्ट जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे num1 तो एरर दे रहा था। जैसे कि हमने पहले ऐसे किया था, यहाँ पे क्या कर रहा था, हमने इस num1 को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे विदाउट इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ किए। अगर मैं इसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देता हूँ तो यहाँ से क्योंकि अब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ है, अब इसको पता है कि हमारे जो एड्रेस है इस एड्रेस में क्या पड़ा है।
अब ये, और हमने बताया लोकल वेरिएबल क्या है, इस मेथड के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और इस लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक, सिर्फ जिस मेथड के अंदर बना है उसी मेथड तक। मतलब कि देखो num1 हमने क्रिएट किया किस मेथड के अंदर, डेटा टाइप इन जावा। num हमने क्रिएट किया डेटा टाइप इन जावा मेथड के अंदर, तो इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ इसी मेथड के अंदर तक। अगर इस मेथड के बाहर मैं यूज़ करना चाहूँ तो इस वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकता। देखो यहाँ पे system.out.println हमने num किया, num देखो यहाँ पे पहले से ही असाइन है, इसमें देखो डिक्लेयर भी है, असाइनमेंट भी हुआ है। और इसको मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, बाहर, इस मेथड्स के बाहर। अगर मैं इस मेथड के बाहर यूज़ करूँगा तो ये एरर देगा। मतलब यहाँ लोकल वेरिएबल का ये मतलब है कि आप इस मेथड के बाहर, इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं num1 और num, तो ये क्या है कि बाहर यूज नहीं हो सकते। जैसे मैं यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक, सिर्फ इसके अपने ही मेथड के अंदर तक। तो अगर देखो मैं यहाँ पे int num1 में कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो अब इसको देखो, इसके पास एक अपना वेरिएबल आ गया। यहाँ पे हमने को num1 को असाइन कर दिया है, इसमें वैल्यू हमने दे दिया है, तो ये एरर नहीं देगा। और अलग अलग मेथड में, जैसे एक मेथड ये है, मैं यहाँ पे एक मेथड और बना लेता हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम अलग अलग मेथड में, देखो हमने यहाँ पे 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं, एक डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप इन जावा है, और एक हमारा मेन मेथड है। तो हम हर मेथड में, देखो इसका अपना लोकल वेरिएबल है, इसके पास जो वेरिएबल्स है इसका लोकल वेरिएबल है, और हम अलग अलग मेथड में वेरिएबल नेम सेम दे सकते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे दिया int num1 इक्वल टू 155, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इसी मेथड तक है, इसके बाहर इसका कुछ अता पता नहीं कि int num1 इक्वल टू भी कुछ होता है। अगर इस मेथड की बात करूँ तो ये अपना बना लिया है int num1 इक्वल टू 45, इसको अपने बारे में पता है कि हाँ int num1 इक्वल टू 45 होता है, इसके बारे में नहीं जानता वो। और सेम ऐसे को हमने मेन मेथड में बना दिया है int num इक्वल टू 898, ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, इसके पास अपना वैल्यू पड़ा है। हर मेथड में अलग अलग करके एक ही सेम डेटा रख सकते हैं, सेम, हाँ सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, हाँ वेरिएबल नेम हम अलग अलग मेथड में वेरिएबल नेम सेम दे सकते हैं। और हमने एक स्ट्रिंग होता है, ये क्लास होती है। अगर हमें कोई नाम देना है तो हम एज अ स्ट्रिंग इसमें पास करते हैं वैल्यू डबल कोट्स में। और ये कितनी बाइट लेती है, हर क्लास, कोई भी क्लास हो 8 बाइट मेमोरी लेती है। जो हमने यहाँ पे देखो यही सब आउट स्क्रीन बनाया है, माई जावा बनाया है, थर्ड क्लास, सभी क्लास 8 बाइट मेमोरी लेती हैं। और ये भी स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है, ये भी वही सेम 8 बाइट मेमोरी लेगा रैम से। तो हमने हाँ, तो 2 वेरिएबल को, 2 वैल्यू को अगर हमें जोड़ना है तो भाई हमें वो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो int num1 हो गया, int num2, हमें 2 वैल्यू ऐड करने हैं, तो उन 2 वैल्यू को हमें रखने के लिए भाई जगह भी चाहिए। तो हमने क्या किया, num1 एक दे दिया, अब num1 में हमने कोई वैल्यू दे दिया 45,
नम2 में कुछ और num2 में अगर यूजर से नंबर प्रिंट करवाना मतलब प्रिंट करवाना हो तो हाँ, तो उसके लिए एक अलग मेथड होता है, स्कैनर हम यूज़ करते हैं। क्या है, यूज़र से क्या करना है, नंबर इनपुट लेना है ना। हाँ, तो उसके लिए एक मेथड होता है स्कैनर, उसका यूज़ करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, 2 वैल्यू हो गई। इन 45 num1 में है और 50 क्या है, num2 में। अगर हमें इसे ऐड करना है तो क्या करूँगा, num1 प्लस num2। num2 अब num1 में जो एड्रेस पड़ा है, num1 किया प्लस num2। num1 में जो एड्रेस पड़ा, num1 के पास जो वैल्यू है 45 और num2 के पास क्या है 50, तो ये क्या करेगा, ऐड दोनों को कर देगा। तो देखो इस लाइन पे एरर दे रहा है, क्यों, साइन ही हुआ है ना देगा तब ना होगा। क्योंकि हमने एज एक मतलब वैल्यू, जैसे क्या है कि अगर इसी 45 को मैं डायरेक्ट ऐसे प्रिंट लिख दूँ, एज ए वेरिएबल देख रहा है कंपाइलर। जब वेरिएबल दोगे तब ना समझेगा जोड़ रहे हैं, तो मतलब वो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसे भाई हमें रखना है, किसी एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, उसका वही एड्रेस होगा। तो इंट हमने एक नाम दे दिया टोटल। तो ये क्या करेगा, num1 प्लस num2, मतलब num1 में जो वैल्यू है 45 और प्लस num2 में जो वैल्यू है 50, दोनों को ऐड करके इस टोटल में, टोटल जो एड्रेस है इस टोटल में रख देगा, मतलब जो टोटल वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में आ जाएगा 95। देखो हमारा पहला रिजल्ट आया है 95। टोटल एडिशन। अब हमने दे दिए, ये क्या करेगा, ये एज अ प्रिंट सेम करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उस वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो टोटल एडिशन, यहाँ पे अगर मैं इक्वल कर दूं तो सेम रन करा हुआ। देखो टोटल एडिशन इक्वल टू 95। तो ये हो गया क्या, हमारा एडिशन। ये दबा दिया मेरा ठंडी लगा था कर रहा है। हाँ इधर हो कुछ दिक्कत नहीं जरूरी है यार भाई, बुखार है वो। अगर मैं इसी अगली लाइन में num1 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 100 कर दिया, तो अब देखो क्या चलेगा, num1 में अब इसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 100, क्योंकि क्या था, पहले 45 था, लेकिन उसके बाद जब हमने num1 इक्वल टू 100 दे दिया, तो num1 के वेरिएबल के पास जो वैल्यू पड़ी होगी 100 होगी। ये 45 को तो भूल गया। हाँ, कुछ पीछे से पूरा गाड़ी आवत पीछे से गार्बेज चलता है, गार्बेज कलेक्टर, वो उसे रिमूव कर देता है। तो ऐसे ही मुझे एक प्रोग्राम करना है, मुझे कुछ लोगों का सैलरी मतलब ऐड करनी है।
बेसिक बेसिक सैलरी हो गया 50,000। मतलब क्या देखो, जो हमारी सैलरी बनती है वो एक डिसाइड होता है, उसी अमाउंट में कुछ बेसिक सैलरी होता है, कुछ HRA, कुछ PA, इसी तरह से पूरा मतलब मिलकर फिर हमारा जो टोटल सैलरी होता है वो बनता है। तो इंट बेसिक सैलरी, कुछ HRA हमने ले लिया, इसका वैल्यू होगा। तो अगर टोटल सैलरी मुझे देखना है हमारा कितना हुआ, तो क्या करूँगा, इस बेसिक सैलरी प्लस HRO को ऐड कर दूंगा, तो हमारा जो टोटल सैलरी होगा वो मिल जाएगा। एक कोई 12 यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट के नहीं किया है, तो टोटल सैलरी इतना होगा। अगर इसे ऐसे डिसाइड हो कि मतलब जिसका सैलरी ज़्यादा होगा, मतलब जैसे टैक्स, जिसका ज़्यादा सैलरी होगा उसमें से कुछ 5% टैक्स लगेंगे, जिसका जैसे ऐसे हो कि जिसका 20,000 होगा उस पर 5% लगेंगे, और जिसका मतलब जिसका 20,000 से कम होगा उस पर 50% लगेंगे, जिसका 60% से 60,000 से ज़्यादा होगा, 60,000 से कम होगा उस पर 10%। मतलब इस तरह से एक कैसे हमारी कंपनी है एक वो डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो जिसका सैलरी 50,000 से मतलब जिसका 20,000 से कम होगा उसका 5% लगेगा, और जिसका 50,000 से कम होगा उसका 10% लगता है, जिसका 1,00,000 से है उस पर 10%। हो गया, कुछ भी एक हमें रेंज लेकर बस चलना है प्रोग्राम को समझने के लिए। तो देखो हमें पहले क्या निकालना है, टोटल सैलरी हमने निकाल ली, अब इसमें परसेंटेज लगाना है। तो टोटल सैलरी इनटू इस पे क्या होगा 10%, डिवाइडेड बाई 100। एक वेरिएबल दे सकते हो, मतलब कि जितना टैक्स लगेगा वो ये बता देगा आप। ये भाई हमारा क्या करेगा, जो टैक्स है वो बता देगा कि कितना आपका टैक्स लगा। अब टैक्स लगने के बाद क्या होगा भाई, टैक्स वाला तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। अब टैक्स में से जो माइनस होगा आपकी जो सैलरी है, टोटल सैलरी हमारे पास ये है, और इसमें से मैं क्या करूँगा, इस टैक्स को माइनस कर दूंगा, उसके बाद वो जो आपको नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी। तो टोटल सैलरी माइनस टैक्स,
टोटल सैलरी हमारा कितना हुआ? टैक्स, जो टैक्स है हमारा 5150। अच्छा ऊपर और है, नेट सैलरी हमारा काट के ये हुआ। 46,000। टोटल सैलरी हमें इतना है, और उसके बाद टैक्स लगा 5150। उसके बाद जो हमें मतलब टैक्स कट के जो हमें सैलरी मिला है, इस तरह से मिला है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, जैसे हमारी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझसे कोई कंपनी कहती है कि मुझे इस तरह से एक मतलब एक तरह से यही मैं मैनुअली करता हूं, और इसे आप एक प्रोग्राम कर दीजिए कि मतलब मेरे लिए इजी हो जाए कि मैं क्या करूं कि इसका जो टोटल सैलरी मैं डालूं, और उसके बाद इसका जो HRA है वो दूं, और उसके बाद ये जो टैक्स है टैक्स दूं, तो मुझे जो इसकी नेट सैलरी है वो मुझे पता चल जाए कि इसको हमें कितना पे करना है। तो अगर मैं इस तरह से उसे कोड दूं, ये क्या है भाई, वो अपना बेसिक सैलरी डालेगा, कंपनी HRA देगी, मतलब जो HRA है डिसाइड है उसका वो देगी, और उसके बाद ऐड कर जो टैक्स अपने अकॉर्डिंग वो टैक्स देगी। भाई अगर उसका बेसिक सैलरी 20,000 से कम होगा तो 5% देगी, अगर 50,000 का है 10,000 देगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लगाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूंगा तो ये मतलब ये 1 टाइम चलेगा, तो सिर्फ एक पर्सन का करेगा। अगर मैं देखो 50,000 दिया, जैसे अगर हमारे कंपनी में 100 पर्सन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 मतलब एक बार इस कोड को एक बार मैं रन किया, आउटपुट आया इतना, ये एक पर्सन का हुआ। अगर दूसरा पर्सन आया तो मैं यहाँ पे फिर जाके क्या करूँगा, उसका मैं करूँगा 20,000 जो उसका डिसाइड होगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा। तो मुझे ये चीज़ कितनी बार, 100 बार करनी पड़ेगी। मुझे जितने लोगों का चाहिए मुझे 100 बार करना पड़ेगा ये चीज़। अगर यही कुछ ऐसा होता कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो नंबर दे रहा हूँ वो मैसेज दे, मैं यहाँ पे भी मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 टाइम नंबर यहाँ पे आके टाइप करना पड़ेगा, और एक बार में मैं सिर्फ एक ही पर्सन का जो रिज़ल्ट है वो पाऊँगा। तो इसके लिए चाहिए मीटर कॉल करना। अगर कुछ ऐसा होता कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए कि मैं जो इसमें सैलरी दूं, HRA दूं और परसेंटेज दूं, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो रिज़ल्ट है, मतलब हमें पे कितना करना है वो हमें अमाउंट पता चले। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर एक बार मैं प्रोग्राम रन कर दूंगा तो इसमें मैं वैल्यू आके नहीं चेंज कर सकता। अगर हमारे पास कुछ कंट्रोल ऐसा हो कि जो मैं वैल्यू दूं उसके अकॉर्डिंग ये रन हो, तो यहाँ पे हमने दिया इंट बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी का हमने दिया इंटीजर टाइप, कॉमा HRA दिया, मतलब इसका HRA कितना है, और अभी टैक्स भी लगेगा। अच्छा टैक्स को यहाँ पे टैक्स को हमें इसमें नहीं रखना चाहिए, इसको हम FLOAT करते हैं। तो टैक्स 10 लिया सकते, हाँ वही हम बोलने वाले थे। टैक्स, और यहाँ पे मैं चलो अच्छा अभी नहीं। तो देखो यहाँ पे एरर दिया,
क्योंकि ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। एक मेथड के अंदर भाई जो भी हम वैल्यू डिक्लेयर करेंगे वो उसी मेथड का लोकल वेरिएबल होता है। और मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे भी इंट बेसिक सैलरी किया हूँ और यहाँ पे भी मैं इंट बेसिक सैलरी किया हूँ। तो यहाँ पे गलत क्या है कि जब आप एक बार वैल्यू को बता चुके हैं, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर चुके हैं, जब आपने यहाँ पे इंट बेसिक सैलरी लिख दिया है तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है डेटा टाइप के साथ लिखने की। मतलब डिक्लेरेशन एक बार हो चुका है तो आपको दोबारा उसे डिक्लेयर नहीं करना है। तो यहाँ हटाना पड़ेगा कहाँ पे? यहाँ पे अच्छा अंदर। देखो, अगर मैं यहाँ हटा दूँ तो यहाँ पे ये क्या है, ये पहले लाइन चलेगी ना, ये इसे पहचानेगा नहीं बेसिक सैलरी आपका क्या है। हाँ सही। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो हमने दिया इंट बेसिक सैलरी और यहाँ से काम। और यहाँ पे तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, देखो HRA भी दिया, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे जो हमने टैक्स दिया है, मतलब कितना % आपका टैक्स लगेगा, और इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें वैल्यू हो सकता है कि अगर डेसिमल में आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे इंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल सैलरी देखो क्या है, टोटल सैलरी इंट है और ये फ्लोट है। मतलब यहाँ पे मैं दो वैल्यू को जोड़ूंगा तो वहाँ पे मुझे कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर दिया फ्लोट। अब इस टैक्स को मैं यहाँ पे देखो देखो पहले जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया था इंट बेसिक सैलरी इक्वल टू 20,000, और हमने टैक्स यहाँ पे पहले डिसाइड कर दिया था 5%, और उसके बाद हमने HRA भी कुछ डिसाइड कर दिया। वो क्या थी वैल्यू, हार्ड कोडेड थी। हार्ड कोडेड क्या मतलब कि वो वैल्यू फिक्स थी कि यही वैल्यू आपका चलेगा, आप जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करोगे वही सेम वैल्यू हर बार आउटपुट में आपका एक ही रिजल्ट आएगा। तो उस हार्ड कोडेड से बचने के लिए हमने यहाँ पे इसे बोलते हैं पैरामीटर, हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पैरामीटर पास किया, देखो जहाँ हमने मेथड कॉल किया है यहाँ पे भी ये एरर देने लगा, क्योंकि जब हम मेथड डिक्लेयर किए हैं और उस मेथड के साथ हमने पैरामीटर भी डिक्लेयर किया है, तो जब ये मेथड कहीं भी कॉल होगा तो आपको पैरामीटर देना पड़ेगा यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे क्या है, पहली क्या है इंट, तो यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे हमने दिया देखो इंट बेसिक सैलरी है तो हमने यहाँ पे दे दिया 50,000, फिर क्या किया कॉमा, HRA कितना है 1500, इस पे फिर हमें क्या देना टैक्स 5.5 दे दिया। परसेंट कैसे देंगे, हो जाएगा फ्लोट में है
तो देखो यहाँ पे हमने दे दिया डेटा टाइप में, ये जो पास हुआ है ये हुआ है पैरामीटर पास। तो इसका देखो तीन चीज़ इसमें क्या मैटर करती हैं, इसे बोलते हैं ना टाइप ऑफ सिग्नेचर। तो इसमें देखो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हमने वेरिएबल्स पास किए हैं, जैसे पहला इंट है, दूसरा इंट है, तीसरा फ्लोट है, तो जहाँ पे ये मेथड कॉल हुआ जब वहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा तो ये चीज़ वहाँ पे भी सेम होना चाहिए। मतलब पहला आपका इंटीजर होना चाहिए, दूसरा भी इंटीजर है और तीसरा फ्लोट में होना चाहिए। और उसके बाद और जितने नंबर हैं, मतलब इसमें क्या है, एक, दूसरा ये हुआ, तीसरा, तो यहाँ पे हम उतना ही नंबर देंगे। नंबर का मतलब कि जैसे एक हमने इंट दिया, फिर दूसरा हमने इंट दिया है, तीसरा मतलब कि नंबर ऑफ डेटा टाइप, जितने हमने डेटा टाइप यहाँ पे दिया, जैसे एक इंट दिया है, दूसरा इंट, तीसरा फ्लोट, तो यहाँ पे भी हमें क्या देना पड़ेगा, तीन ही वैल्यू। जैसे इसमें हम ज़्यादा नहीं दे सकते, ज़्यादा देंगे तो वो एरर देने लगेगा। पहला हुआ डेटा टाइप, मतलब जिस सीक्वेंस में डेटा टाइप है, जैसे पहला इंट है, दूसरा इंट है, तीसरा फ्लोट है, तो हमें पहला इंट देना पड़ेगा, दूसरा इंट, तीसरा फ्लोट। और फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ, ये हो गया सीक्वेंस जो अभी हमने बताया कि पहला इंट है, दूसरा इंट है, तीसरा फ्लोट है, तो उसी टाइप में ये देना पड़ेगा, तो ये हो गया नंबर ऑफ सीक्वेंस। और फिर दूसरा हुआ नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा टाइप, मतलब कि जितने डेटा टाइप हैं, पहला मतलब इंट है, एक इंट है और मतलब तीन है, तो हमें यहाँ पे तीन ही पास करने हैं। जितने पैरामीटर वैल्यू देखो यहाँ पे दिया इसका टोटल सैलरी इतना है और टैक्स पे इतना लगा और नेट सैलरी इतना हुई। अब देखो जैसे हमें अपने 100 एम्प्लॉयज़ का निकालना है ना, तो यही मेथड में सिर्फ मुझे इस मेथड को कॉल करना है और वैल्यू उसकी देनी है। 60,000, HRA हमने दे दिया इसका 2000 और टैक्स इस पे है 10%। तो अब हर बार क्या करेगा, तो देखो ये देखो यहाँ पे दो बार मेथड कॉल हुआ है, डेटा टाइप इसके विथ पैरामीटर, और दूसरे टाइम भी मेथड कॉल हुआ है विथ पैरामीटर। तो मतलब ये मेथड 2 टाइम्स चलेगा। आप भाई किसी भी मेथड को कितनी बार कॉल कर सकते हो, यहाँ पे हमने 2 बार कॉल किया है, तो ये मेथड 2 टाइम्स चलेगा। देखो यहाँ पहली बार दिया टोटल सैलरी, ये पहले एम्प्लॉय का हुआ, और दूसरी बार हमने दिया दूसरे एम्प्लॉय का, तो उसका इस तरह से दिया। यहाँ पे देखो कंट्रोल अब हमारे पास में है। देखो यहाँ पे हमने दिया 6000, फिर ये HRA था, दोनों को ऐड करके 62,000 हो गया, और उसके बाद जो टैक्स था उस पर टैक्स लगा इस 62,000 पे, 6200 आया, और इन दोनों को माइनस कर दिया 55,800, ये आ गई हमारी नेट सैलरी। तो यहाँ देखो कंट्रोल अब हमारे हाथ में है कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो रही है। पहले क्या था, पहले हम इधर वैल्यू कि जब हमने यहाँ पे वैल्यू दिया था तो क्या था कि वो वैल्यू फिक्स थी, मैं जितनी बार इस मेथड्स को रन कर रहा था उतनी बार वही सेम वैल्यू प्रिंट हो रहा था। और जब हमने यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया है, जब यहाँ पैरामीटर विथ पैरामीटर पास किया है, तो अब क्या है, वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट होगा। देखो फिर हमने दिया बेसिक सैलरी, ये देखो फर्स्ट टाइम जो चला है वो दिया, फिर सेकेंड टाइम,
ये नीचे लास्ट है थर्ड टाइम। हाँ। तो जितनी बारी मैं इस मेथड को कॉल किया हूँ उतनी बार ये चला है। अगर मैं इसी में जैसे ऐसे होता कि ये किस बंदे का सैलरी है ये भी हमें आए, मतलब कि भाई यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर और पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने 4 मतलब 4 डेटा टाइप दे दिए और यहाँ पे क्या है 3 ही है। तो यहाँ पे देखो एरर देने लगा कि नंबर ऑफ जो आर्गूमेंट्स हैं यहाँ पे 4 हैं लेकिन हमने दिया है 3, सिर्फ 3, तो इसलिए ये एरर देने लगा। फिर वहाँ नेम की जगह मतलब क्या देंगे? हाँ, नेम की जगह, हाँ जैसे मैं यहाँ देता हूँ नेट सैलरी, यहाँ पे मैं ऐसे और देखो हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट प्लस, ठीक है। देखो अब आउटपुट क्या आने वाला है, ये देखो यहाँ पे हमें एक भाई जो स्ट्रिंग रिकॉर्डिंग पॉज करें, ये हमारा 1 घंटा पूरा करेगा। तो देखो ये क्या यहाँ पे देखो हमने सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना है 4 और हमने यहाँ पे पास किया सिर्फ 3। तो हमने क्या बताया था एक इसका रूल कि मतलब इस डेट मेथड के साथ जो होगा यहाँ पे पैरामीटर वो भी सेम होना चाहिए। मतलब कि डेटा टाइप अगर इस मेथड के साथ 4 नंबर ऑफ डेटा टाइप हैं तो जब मेथड को मैं कॉल करूँगा तो इसके साथ भी 4 डेटा टाइप होने चाहिए। तो एक हमने क्या दिया स्ट्रिंग नेम, और स्ट्रिंग को पास कैसे करते हैं मतलब सिंगल कोट्स में, सॉरी हाँ डबल कोट्स में। नहीं मान लो ये तो एक लोगों को अगर बहुत लोगों को निकालना हो तो सबका नाम देना पड़ेगा। सबका नाम देना पड़ेगा। सबकी सैलरी 60,000 है या 1 लाख है, कम 20-25 लोग हैं, सबका नाम देना पड़ेगा। हाँ नाम सबको निकालो, नाम देना पड़ेगा। ये देखो हमने ये दिया, अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं। टोटल सैलरी इतना है, टोटल टैक्स इतना लगा और मतलब ऋतिक नेट सैलरी मतलब जो हमारी नेट सैलरी बन के आई है इतना आया है। इसी तरह देखो सेम मतलब नेम के साथ आ रहा है हमारा कि किसका कितना है। अगर मैं ये सब नहीं मतलब ये हमें अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से हमें ये प्रिंट वाली लाइन को मतलब ऐसे इस प्रिंट वाली लाइन को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या करेगा, सिर्फ जो हमारा रिज़ल्ट आएगा सिर्फ नेट सैलरी शो होगी। मतलब ऋतिक का नेट सैलरी इतना है, जो A पर्सन है उसका नेट सैलरी इतना है, जो B पर्सन है उसका नेट सैलरी इतना है। और हमें यहाँ पे किया क्या है, देखो 4 डेटा टाइप्स हैं, इंट है, यहाँ पे इंट HRA, फ्लोट और स्ट्रिंग है। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीक्वेंस हैं, जब मैं मेथड को कॉल करूँगा तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ सीक्वेंस सेम होने चाहिए। जो डेटा जिस डेटा टाइप के सीक्वेंस में है वो भी सेम होना चाहिए। पहले अगर पहला इंटीजर है तो मुझे पहला इंट ही देना पड़ेगा। अगर मैं ये जैसे कि यहाँ पे पहला इंट है और अगर मैं इस तरह से मैं पहले पास कर दूँ नेम, जो हमारा नेम है मैं उसको पहले पास कर दूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि ये क्या है कि पहला इंट मांग रहा है, आपको इंट देना पड़ेगा। और इसके बाद हमने लास्ट में लाइन दिया है, देखो नेम हमने कहा कि ये जब system.println लाइन में अगर मैं जो डबल कोट्स में लिखूँगा वो तो साइमल्टेनियस प्रिंट होगा। और उसके बाद जो वेरिएबल, देखो वेरिएबल हमने दिया नेम, तो इस नेम में आ क्या रहा है ऋतिक। देखो फर्स्ट टाइम चलेगा, एक बार एग्जीक्यूशन देखो इसका होगा कैसे एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम।
ये मेन मेथड आएगा। डेटा टाइप इन जावा, मतलब इस मेथड की बात हो रही है। उसमें दिया गया कितना 50,000। तो ये बेसिक सैलरी से मिलेगा 50,000, मतलब जो बेसिक सैलरी के पास एड्रेस होगी वो 50,000 होगी। और एच आर ए में क्या वैल्यू पड़ेगा आएगा 50,000, और टैक्स में 5, और जो स्ट्रिंग नेम है इसमें आएगा ऋतिक। अब ये लाइन चलेगी टोटल। देखो अच्छा एक चीज़ और कि जहाँ पे इक्वल हमने दिया है, इक्वल के बाद मतलब कि राइट साइड वाला जो वैल्यू है, मतलब राइट साइड वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है, ये वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, ये वाला बाद में। मतलब कि देखो इसमें क्या होगा कि बेसिक सैलरी प्लस एचआरए, जो बेसिक सैलरी और एचआरए का जो सम आएगा, मतलब दोनों को ऐड होगा, ऐड इसमें आएगा टोटल सैलरी में आएगा, और फिर ये लाइन चलेगी। इसमें क्या हमने टोटल सैलरी दिया है, मतलब जो टोटल सैलरी इसके पास आएगी इनटू टैक्स किया है, और टैक्स इसे मिलेगा कहाँ से, यहाँ से जो हमने टैक्स पास किया है। टोटल सैलरी इनटू टैक्स, ये दोनों हमने पैरेंथेसिस में दिया है, उसके बाद डिवाइड किया है 100 से, जो हमारा किसी भी मतलब कोई भी अगर टैक्स निकालने का फार्मूला है, मतलब इसी टाइप से होता है परसेंटेज। हाँ, और उसके बाद नेट सैलरी हमें निकालने के लिए जो हमारा टोटल सैलरी था और जो हमें टैक्स मिला उसको हमने माइनस कर दिया, तो माइनस के बाद किस में आया वैल्यू, नेट सैलरी में। और उसके बाद हमने एक मैसेज दे दिया है कि सिस्टम डॉट आउट println नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो सेम इट इज़ प्रिंट करेगा। मतलब नेम में फर्स्ट टाइम क्या है ऋतिक है, तो यहाँ पे ऋतिक प्रिंट होगा। और उसके बाद हमने प्लस किया है, देखो एक हमने क्या दिया है सिंगल कोड एस, जो मतलब कि इस तरह से देखो ये प्रिंट हुआ है। फिर और उसके बाद क्या है नेट सैलरी इक्वल टू, अब इस नेट सैलरी में जो वैल्यू है, मतलब कि जो दोनों के ऐड होने के बाद नेट सैलरी में आई थी वैल्यू, वो यहाँ पे प्रिंट होगी। अब एक बार से मेथड हो गया ये, फिर इससे क्या मिला कर्ली ब्रेसेस के बाद से ये फिर से जाएगा कहाँ पे, मेन मेथड में। फिर ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, वही सेम प्रोसेस। देखो अब दूसरी आएगी तो क्या है 1 लाख है ना, तो अब इन बेसिक सैलरी में क्या था, पहले देखो था 50,000, अब हो जाएगा 1 लाख। मतलब कि यहाँ पे उसका जो वैल्यू था वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, पहले था 5,000 अब हो जाएगा 1 लाख, और पहले एचआरए में कितना था 1,500 अब हो जाएगा 5,000। तो इसी तरह हमारा ये दोनों एग्जीक्यूशन फिर से एग्जीक्यूट होगा। वहाँ यहाँ लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं, तो तुम्हारे ऊपर अब देखो ऐसे आएगा नेम दिए थे, ऋतिक नेट सैलरी इतना, ए नेट सैलरी है इतना। तो ये था हमारा पैरामीटर।